Hello, my dear students. Good morning. Welcome to a Student Future English Center. I am S.K. Gupta, and today I am going to start a new topic, narration. आज हम लोग विद्यार्थीगण नरेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और नरेशन से उन सभी जुड़ी हुई बातों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। नरेशन में क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नरेशन कहाँ कहाँ कौन से एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है। नरेशन उन सारे टॉपिक उन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव के साथ साथ कोई भी आप एकेडमी कोर्स करते हो तो उसमें भी पूछे जाते हैं। एकेडमी, अन अकेडमी, 8, 9, 10, 11, 12, यानी हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार पुलिस। तो हम आपको आज उस तरह से नरेशन पढ़ाने जा रहे हैं जिससे आपको लोअर क्लासेस से लेकर के अपर क्लासेस तक कंपटीशन के सारे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट को काफी ध्यान से देखेंगे और काफी आसानी तरीके से आप सारे प्रश्न को हल कर सकेंगे। और हम कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन भी बनवाएंगे जो आपको बनाने के लिए मिलेगा, और वैसे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जिससे आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको उसमें अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट में करके बताएंगे, उस क्वेश्चन को आपको फिर सॉल्व किया जाएगा अगर आपको परेशानी होगी तब। लेकिन मेरा पूरा ये कहना है कि कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आप हमारे क्लास को सही तरीके से ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच का हिंदी होता है कथन या वक्तव्य। जैसे कथन, हम लोग कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो वो सारा का सारा जो होता है स्टेटमेंट कहलाता है, स्पीच कहलाता है। लेकिन हाँ, उसका अर्थ निकले तब। अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकलता होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीच बोलेंगे या नरेशन बोलेंगे। लेकिन हर बात को बोलने का दो तरीका होता है। बहुत से लोग जो होते हैं जैसे आपस में बातचीत करते हैं और उस बातों को किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के कहते हैं, तो उन बातों को हम लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। अब कैसे, जरा समझेंगे। बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यही कारण है कि नरेशन के दो प्रकार होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नरेशन है क्या। तो किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग स्पीच या नरेशन कहेंगे। अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नरेशन। अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नरेशन। अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नरेशन। तो आप नरेशन कहिए या स्पीच कहिए। जैसे आपको अभी बोले हम कि दो प्रकार होता है काइंड्स ऑफ नरेशन। अभी इसका नरेशन का हम एग्जांपल नहीं दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि नरेशन के काइंड में आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे। तो नरेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन कहिए या स्पीच कहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन है क्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दो व्यक्ति है, ठीक है। वैसे हम व्यक्ति बना रहे हैं, ये कोई फिगर हमको नहीं आता है बनाने, बस आप समझेंगे कि व्यक्ति है ये दो, ठीक है। और इसमें इसका नाम है रोहन और इसका नाम है राहुल। तो रोहन राहुल से कह रहा है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। रोहन ने क्या बोला राहुल से, आई एम गोइंग। ये बोला है यानी ये स्पीकर है और ये लिसनर है, यानी ये सुनने वाला और ये बोलने वाला। बोलने वाला क्या बोला है, आई एम गोइंग। रोहन ने कहा राहुल से, ये बोला कि मैं जा रहा हूं। कौन सुना, राहुल सुना। इन दोनों के बीच में आपस में डिस्कस हुई है, बातचीत हुई है। लेकिन चलिए एक और बात करते हैं। एक हो गया रिया, रिया हो गई। अब एक लड़की है ये। अब ये राहुल सुना है तो राहुल जाके बोलता है किससे, रिया से। अब ये राहुल जाके बोल रहा है किससे,
रिया से। फर्स्ट टाइम रोहन ने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये अपने लिए क्या यूज करेगा, आई, मैं जा रहा हूं। राहुल ने सुना, अब राहुल जाके रिया से बोलेगा, राहुल क्या बोलेगा, रोहन ने कहा मैं जा रहा हूं, ये बोलेगा रोहन सेड आई एम गोइंग, रोहन सेड आई एम गोइंग। और जरा देखिए ये क्या बोला है बाबू, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। ये जो बात कहा है और ये जो बात राहुल सुना है, ये बिल्कुल उसी बात को उसी के शब्दों में ये राहुल बोल रहा है, किससे, रिया से। राहुल बोल रहा है रिया से कि रोहन से, रोहन ने कहा आई एम गोइंग, यानी वो भी बोला था आई एम गोइंग, और ये भी व्यक्त क्या कर रहा है, आई एम गोइंग। ये जो आई आ रहा है किसके लिए आ रहा है, रोहन के लिए। अर्थात ये जिस प्रकार स्पीकर बोला था उसी प्रकार व्यक्त किया जा रहा है, तो इसे बोला जाएगा डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अब देखिए ये कैसे बोलेगा, अब अपने शब्दों में बोलेगा। राहुल जो है अब अपने शब्दों में कैसे बोलेगा, रोहन ने कहा कि वह जा रहा था। अब देखिए एक और एग्जांपल, रोहन सेड दैट he was going, he was going। अब देखिए इसमें रोहन said that he was going, ये तो हम लिख चुके हैं, अभी बस पहचानना है कि डायरेक्ट इस तरह से देगा आपको और आपको बनाना होगा इस प्रकार से। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग पहचान रहे हैं कि डायरेक्ट पहचानेंगे कैसे और इनडायरेक्ट पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग हिंदी देखेंगे कि रोहन ने कहा कि वह जा रहा था, वह मतलब कौन, सॉरी, हाँ, ये बात आके रोहन ने कहा, और एक और कौन रहा है, राहुल कह रहा है। रोहन बोला राहुल से, राहुल आई किससे बोला, रिया से बोला। ये चुप है, स्पीकर के बाद कोई व्यक्त करते हैं। तो अब राहुल बोल रहा है कि रोहन ने कहा कि वह जा रहा था। देखिए वो पास्ट में बोला था कि मैं जा रहा हूं, वो अभी नहीं बोला है, इसलिए हम पास्ट में बात करेंगे, तो वह जा रहा था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं कि जब किसी भी स्टेटमेंट को जब स्पीकर के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, किसी भी स्टेटमेंट को, व्हेन अ स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ए स्पीकर्स वर्ड्स इज कॉल्ड नरेशन। जब किसी भी स्पीकर के वर्ड्स को हम लोग उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नरेशन, सॉरी डायरेक्ट नरेशन। और अब है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब किसी भी स्टेटमेंट को जब हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, जैसे ये जो बोला जा रहा है ये उनके भाषा में नहीं है, ये अपनी भाषा में है। जब किसी भी स्टेटमेंट को स्पीकर के भाषा में नहीं बल्कि अपने भाषा में व्यक्त किया जाता है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन when a statement, when a statement is expressed, when a statement is expressed in a speaker words is called direct narration, is called direct narration और स्पीच। इसका एक और भी आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। डायरेक्ट नरेशन का पहचान होता है इन्वर्टेड कॉमा। किसी भी वाक्य में आपको इन्वर्टेड कॉमा अगर दिखाई दे दे, इन्वर्टेड कॉमा, तो उसे आप डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। जैसे रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग।
देखिए ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, और ऐसा नहीं है कि आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन हम लोग इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए या डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। और जैसे एक हम लोग अब डिफिनेशन देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन का, तो आपको हम पहले डिफिनेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बोले थे कि जब किसी भी स्टेटमेंट को अपने भाषा में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन क्या था कि जब किसी भी स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, और जब किसी भी स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। When a statement is expressed, when a statement is expressed in own words, it's called indirect narration. Indirect narration. तो ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन के डिफिनेशन। अब जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, देखिए जैसे हो जाएगा इसका, रोहन said that he was going। आपको जस्ट हम बताए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोहन हो गया और यहाँ पर राहुल हो गया और यहाँ पर रिया हो गई, ठीक है। तो रोहन क्या बोला था? ये रोहन बोला था राहुल से आई एम गोइंग। रोहन बोला था किससे? राहुल से आई एम गोइंग। और ये राहुल जाके रिया से बोल रहा है, ये अब राहुल जाके बोल रहा है किससे? रिया से, कि रोहन ने कहा आई एम गोइंग। ये आई एम गोइंग बोला था, आई एम गोइंग बोला था, और ये वही बात जाके रिया से बोल रहा है कि रोहन ने कहा आई एम गोइंग। यानी ये जिस शब्दों में बोला था उसी शब्दों में बोले तो ये कहलाएगा डायरेक्ट। लेकिन अब देखिए इनडायरेक्ट में कैसे होगा? अब इसके बातों में नहीं बोलेंगे, अब राहुल बोलेगा अपने भाषा में। ये राहुल पहले किसके भाषा में बोला था? रोहन के भाषा में, लेकिन अब राहुल बोलेगा अपने भाषा में। तो अब बोलेगा कैसे? रोहन से दैट, रोहन ने कहा कि ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। वो मैं बोला था अपने लिए, बट हम रोहन के लिए मैं नहीं, रोहन के लिए क्या यूज करेंगे? वह जा रहा था, और वो अभी नहीं बोल रहा है जा रहा हूं, वो पहले बोला था जा रहा हूं, यानी वो बीत चुका है टाइम, इसलिए हम पास्ट में लेंगे। ये तो बात आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम बना दे रहे हैं। आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी कि हम दैट लगा दिए, फिर एम को वाज कर दिए, तो आप कैसे करेंगे? ये बस आपको पहचान बताया जा रहा है, बिल्कुल हम आपको रूल बताएंगे कि आप भी कैसे बदलेंगे। फिलहाल हम आपको ये डिफिनीशन के अनुसार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का परिभाषा समझा रहे हैं। लेकिन आप देखिए एक और भी पहचान है, आपको एक और पहचान बताए थे कि आपको एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम डिफिनीशन भी बताए हैं। लेकिन जरा देखिए यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमा है? नहीं है, इसमें इन्वर्टेड कोमा है, यानी किसी भी वाक्य में इन्वर्टेड कोमा दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे वो डायरेक्ट नरेशन है। और किसी भी वाक्य में अगर इन्वर्टेड कोमा नहीं दिखाई दे तो आप उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अगर क्वेश्चन देगा डायरेक्ट में तो बदलना होता है इनडायरेक्ट में, और क्वेश्चन देगा इनडायरेक्ट में तो बदलना होगा डायरेक्ट में। लेकिन जरा देखिए इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये हुआ आपका, एक पार्ट ये हुआ, लेकिन इसमें इन दोनों पार्ट को किससे कनेक्ट किया गया? दैट से। दैट एक कंजक्शन है, तो ऐसा नहीं कि दैट से ही जोड़ेंगे, बहुत सारे कंजक्शन है। तो हम बताएंगे कि किस परिस्थिति में कौन कौन सा कंजक्शन आके दोनों पार्ट को जोड़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इस डिफिनीशन को जान गए, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग उन बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को अभी हम आपको बताने वाले हैं, जो आप उस टॉपिक्स को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको नरेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू छोटा छोटा कुछ टॉपिक्स है नरेशन के समझने के लिए जो हम लोग जानेंगे।
देखिए विद्यार्थी जी, अभी हम कुछ टॉपिक बता रहे हैं, नोट में हम लिख सकते हैं, देयर आर सम टॉपिक्स which are very needed to understand the rules of narration. देखिए इसका हिंदी होगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनकी बहुत ही जरूरत होती है नरेशन के नियमों को समझने के लिए। अब वो कौन कौन सा टॉपिक है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच। ये टॉपिक है छोटे छोटे। अब जैसे देखिए हम इसको समझेंगे, जो भी हम लिखे हुए इसको समझने वाले हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं आपको, ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क। अब जरा देखिए विद्यार्थी जी, इसमें हमने क्या लिखा है? सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क। ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि हम बोले हैं कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा होगा। अब जरा देखिए इसमें दो पार्ट है, एक इधर है और एक यहाँ है। एक है इन्वर्टेड कोमा के बाहर और एक है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। बहुत सिंपल है, आप इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भी आपको वर्ड दिखाई दे, जो भी आपको सेंटेंस दिखाई दे, वो सब रिपोर्टिंग है। बाहर वाले को, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग। इसका दो नाम होता है, रिपोर्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग। ये बाहर वाले को बोलते हैं। लेकिन ये पूरा जो सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच आप बोल सकते हैं, या क्लाउज भी बोल सकते हैं, तो हम इसका पूरा नाम लेंगे। ये पूरा सेंटेंस जो होगा, रिपोर्टिंग स्पीच या इंट्रोड्यूसिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाउज या इंट्रोड्यूसिंग क्लाउज। और आपको बोला गया है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग कहलाएगा। तो ये हुआ सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांसलेशन में आप लोग को पढ़ाया गया है, ये वर्ब है। तो कौन सा वर्ब होगा? ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी बताया गया है, सिंपल सा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आप पहचानते ही हैं। बस उसी के नाम के पहले रिपोर्टिंग लगा देना है। ये सब्जेक्ट है तो कौन सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये वर्ब है तो कौन वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग में। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग कौन सा है? आई तो सब्जेक्ट है ना, तो कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ये देखिए यहां से यहां तक पूरा आपका वर्ब हुआ। ये कैन मॉडल वर्ब है, डू मेन वर्ब है, तो ये होगा पूरा टोटल वर्ब है। ये होगा रिपोर्टेड वर्ब। और ये टोटल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी जब हम बोले थे कि पूरा सेंटेंस जो होता है उसको स्पीच कहा जाता है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस होगा वह स्पीच कहलाएगा। लेकिन कौन सा स्पीच? तो रिपोर्टेड स्पीच।
फिर एक बार हम जिक्र करते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को बोलेंगे रिपोर्टिंग, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड। ये सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब है, कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये पूरा सेंटेंस को क्या बोला जाता है, स्पीच या क्लाउड, तो आप बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाउड, या इंट्रोड्यूसिंग रिपोर्टिंग को कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये पूरा स्पीच है, तो ये रिपोर्टेड है। आई कौन सा सब्जेक्ट हुआ, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। कैन डू दोनों वर्ब हुआ, रिपोर्टेड वर्ब। दिस वर्क ऑब्जेक्ट हुआ, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। और ये टोटल सेंटेंस स्पीच है, इसलिए हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट है। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में अब डिजिट नहीं जानेंगे तो मैथ बनाने में प्रॉब्लम। उसी प्रकार हर विषय का छोटा छोटा अंश होता है कोई भी रूल को पढ़ने के लिए। तो ये सारा हम बताएं जो पार्ट था। अब हम लोग रूल जानेंगे कि, और एक बात और, जैसे मान लीजिए यहाँ हम, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच था, ये पूरा क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच था। तो रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के शुरू में भी आता है, वाक्य के बीच में भी आता है, और वाक्य के लास्ट में भी आता है। बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा शुरू में आएगा। देखिए शुरू में आता है, लेकिन हम कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं जो हम इसको बाद में भी लिखेंगे और बीच में भी लिखेंगे। यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वाक्य के शुरू में होगा, वाक्य के बीच में होगा, और वाक्य के लास्ट में भी होगा। और जिसमें भी इन्वर्टेड कोमा लगा होगा, जिसमें भी इन्वर्टेड कोमा लगा होगा, ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, जिसमें इन्वर्टेड कोमा लगा होगा उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं और उसे देखते हैं। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, इसी को लेते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। आपको बोला गया है कि डबल इन्वर्टेड कोमा या इन्वर्टेड लगा दीजिए, फिर कोमा लगाइए। क्या यहाँ पे इसे टू मी लिखिए, he said to me। देखिए ये जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये कहां पे है रिपोर्टिंग स्पीच, वाक्य लास्ट में। ये रिपोर्टिंग स्पीच कहां पे है, वाक्य शुरू में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी को, अब देखेंगे हम लोग, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये आपका होगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ था, वाक्य शुरू में। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ था, वाक्य लास्ट में। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ पे है, वाक्य बीच में। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी देता है तो विद्यार्थी लोग मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो शुरू में आता है और ये लास्ट में आ गया या बीच में आ गया, तो कैसे बनेगा। तो ये तो हम लोग पहचाने कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन के दोनों पार्ट्स को हम लोग जान गए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन अब हम लोग जानेंगे नरेशन बनाने के लिए, अब हम लोग जानेंगे कि नरेशन को अब बनाएंगे कैसे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। अभी आपको नोट फर्स्ट पढ़ाए थे, नोट सेकंड देखेंगे। नोट सेकंड में है कि नरेशन को बनाने के लिए 3 पार्ट को बदलना होता है। देयर आर 3 पार्ट्स which are very needed to change narration from one form to another form।
into another form. देखिए, there are 3 parts, 3 भाग होते हैं which are very needed, जिनकी बहुत ही जरूरत है बदलने के लिए नरेशन को from one form to another form, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदलने के लिए 3 पार्ट काफी जरूरी है। कौन कौन सा पार्ट है तो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट, पर्सन, सेकेंड, टेंस एंड थर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल यही 3 चीज बदलना होता है, और आप जब तक इसे नहीं समझेंगे नरेशन नहीं बन पाएगा। तो वो तो हम लोग पहचाने थे, लेकिन अब जो नरेशन बनाने के लिए हम लोग को जानना है, ये 3 चीज जानना है कि ये तीनों चीज बदले है कैसे। ये आप जान जाएंगे तो इजी वे में आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे नरेशन को हम लोग कैसे पर्सन बदलेंगे, कैसे टेंस बदलेंगे और कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेंगे। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि पर्सन कैसे बदला जाएगा, फिर आपको जब पर्सन समझा देंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंस कैसे बदला जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे जाना जाएगा। ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ देते हैं आपको। आज तक के लिए हम ये बताएं कि कौन कौन से पार्ट्स जरूरी होते हैं नरेशन को बनाने के लिए। ये 3 पार्ट काफी अहम जरूरी है, जो हम सेकंड क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आज के लिए इतना ही रन देते हैं। थैंक यू। और आप लोग इस चीज को जो है बेहतर तरीका से पढ़ें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और अगला जो हम वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसको सीख पाएंगे। थैंक यू।